दोस्तों, तो कल की क्लास में हम लोगों ने संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ संख्याओं को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पढ़ा था अंक, पढ़ा था संख्या, पढ़ा था परिमेय संख्या, पढ़ा था अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या, सम संख्या पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है? जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे देखिए 4 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो ये है सम संख्या है। लेकिन ये जो 5 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। ये जो 5 है, 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। एक शेष बच रहा है, इसलिए 5 जो है ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वह होती है जिस संख्या के अंत का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्या विषम संख्या होती है। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो हम लोगों ने विषम संख्या की परिभाषा क्या देखा? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या के बाद क्या आता है? रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या। विषम संख्या के बाद क्या आता है? रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा उसका कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसी को हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो, उसे हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका कोई गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा ना हो। एक और स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा कोई ना हो, वह संख्या रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वह संख्या रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 क्या है? एक रूढ़ संख्या इसे कहते हैं, या अभाज्य भी कह लीजिए, या रूढ़ कहिए या अभाज्य कहिए। तो 3 जो है ये रूढ़ संख्या है। ये 7 रूढ़ संख्या है, रूढ़ या अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 का 1 गुणन 7 गुणे 1 और 1 गुणे 7, क्योंकि इसके अलावा इसका अन्य कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह प्राकृतिक संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे ही हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो ऋण या अभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं यौगिक या अभाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या क्या होती है? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? यौगिक या भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हम लोगों ने क्या पढ़ा? विषम संख्या पढ़ लिया और ऋण संख्या पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। यौगिक संख्या और भाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं, ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ऐसी संख्या जो एक और मान लीजिए स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, तो वह संख्या यौगिक या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा ऐसी संख्या यहाँ संख्या रहेगा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम कहते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। और ऋण संख्या, ऋण या अभाज्य संख्या क्या थी? ऋण या अभाज्य संख्या यह थी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसी को हम कहते हैं ऋण या अभाज्य संख्या। लेकिन यौगिक या अभाज्य संख्या क्या है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे। जैसे 9 है, ये 9 एक से भी कटेगा, 9 एक से भी कटेगा बराबर 9, ठीक। और 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो जो 9 है ये यौगिक या भाज्य संख्या है। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या मतलब 3 से जो विभाजित हुई है, किसी अन्य संख्या यहाँ 3 से हुई है। अब मान लीजिए 15 है, 15 ये 15 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो ये क्या है? यौगिक संख्या है या भाज्य संख्या इसे कह सकते हैं। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो हम लोग पढ़ेंगे क्या सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आइए देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य
संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो। ऐसी दो संख्या जिसका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे ऐसी दो संख्या तीन, मान लीजिए 3 है और 5 है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका एक के अलावा कोई और अन्य गुणनखंड नहीं है। तो क्या अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा, एक या स्वयं कह लीजिए, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कह लीजिए उसका कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या ऐसी दो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा उसका कोई अन्य गुणनखंड ना हो। तो ऐसी दो संख्या जिसका एक और कह लीजिए स्वयं, ऐसी दो संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी दो संख्या, तो हम लोग क्या पढ़े थे पहले, ऋण संख्या क्या थी कि ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड ना हो, उसे हम ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। और यौगिक संख्या या भाज्य संख्या क्या थी, ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से वो विभाजित होती है, तो उसी को यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्या, एक संख्या नहीं, ऐसी दो संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ना हो, उसी को ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ये 2 और 3 जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई और अन्य गुणनखंड नहीं है, ऐसी दो संख्या है। तो ऐसी दो संख्या जो आपको पेपर में पूछ सकता है, ऐसे दे देगा 17 और 19, ये कौन सी संख्या है, ऑप्शन में रहेगा ऋण संख्या, यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसी दो संख्या अगर ऐसे है तो सीधे मारिए अभाज्य पे। ऐसी दो संख्या जो
जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है। अब देखते हैं पूर्ववर्ती क्या होती है और परवर्ती क्या होती है। तो अब हम देख रहे हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद। पूर्व संख्या मतलब पूर्व से ही आपको पता लग रहा है। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, पूर्व मतलब पहले, ऐसी कोई भी संख्या हो उसका पहला मतलब पूर्ववर्ती कहलाता है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्व मतलब पहले, इसके पहले क्या आता है 8, 8 आएगा, तो यही इसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। और पर इसका परवर्ती संख्या क्या होगा, 10 होगा। इसके बाद में क्या आता है, 10 आता है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या और परवर्ती संख्या क्या होती है, देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या पहले, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, देखते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या, वह संख्या जिसके पहले किसी भी संख्या में से एक, अगर एक को घटा दिया जाता है तो उस वह पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से जब, किसी भी संख्या से जब एक को घटा लिया जाता है, घटा लिया जाता है, तो वह पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह उस संख्या की, तो वह उस संख्या की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, कहलाती है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो उसमें से आप एक घटा लीजिए तो वह पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब पहले। तो जब एक 10 में से -1 को करेंगे तो इसके पहली वाली संख्या प्राप्त होगी, बराबर 9। तो यही है इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो किसी भी संख्या में से एक को घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो परवर्ती में क्या होगा, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, परवर्ती संख्या में उस संख्या में एक जोड़ देना है, परवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो परवर्ती संख्या क्या होती है, परवर्ती संख्या वह संख्या जिसमें हम एक को जोड़ देते हैं, वह संख्या परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका बस सिंपल आप जानिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं करिए, बस सिंपल जानिए कि परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में, यहाँ कर दीजिए, किसी भी संख्या में जब एक को, यहाँ लिख दिए, उसमें घटा इसमें जोड़, बस किसी भी संख्या में जब एक को जोड़ लिया जाता है तो वह संख्या, यहाँ से परवर्ती कर दीजिए, वह जब किसी भी संख्या में जब एक को जोड़ लिया जाता है तो वह उस संख्या का, वह उस संख्या की कर लीजिए चाहे क्या,
की या का, तो परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। परवर्ती संख्या, तो वह उस संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जब किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, और जब घटा लेते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 10 है, 10 का परवर्ती क्या है, एक हम जोड़ देंगे, तो यह संख्या 11, मतलब इसकी परवर्ती संख्या 11 हो जाएगी। तो पूर्ववर्ती परवर्ती आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ऋणात्मक संख्या क्या होगी, जिस संख्या के बाईं तरफ ऋण लगा हो वही संख्या ऋणात्मक कहलाएगी। जिस संख्या के, क्या संख्या है 12, दाएं है या बायां है, इसके बाएं तरफ ऋण है तो यह संख्या ऋणात्मक होगी। बस, तो ऋणात्मक संख्या क्या, जिस संख्या में ऋण लगा हो वही संख्या ऋणात्मक कहलाएगी। अब हम पढ़ लेंगे राष्ट्रीय संख्या क्या होती है। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय संख्याएं क्या होती हैं। तो राष्ट्रीय संख्या देखते हैं क्या होती है। तो भारतीय संख्या पद्धति में किसी संख्या को दहाई से दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। तो राष्ट्रीय संख्या क्या होती हैं, वह संख्या जिसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय संख्याएं। राष्ट्रीय संख्याएं दाएं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपकी राष्ट्रीय संख्या है। राष्ट्रीय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं उसी को कहते हैं राष्ट्रीय संख्या। तो राष्ट्रीय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं उसी को कहते हैं राष्ट्रीय संख्या। तो दाएं से बाएं की ओर इस तरह लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब देखते हैं, यानी 12 करोड़ 35,000 35 लाख, 12 करोड़ 35 लाख 34,921, यह हमारी है राष्ट्रीय संख्या। यह क्या है, राष्ट्रीय संख्या है। राष्ट्रीय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है उसी को कहते हैं राष्ट्रीय संख्या। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं भी दाएं से बाएं की ओर ही लिखी जाती हैं, लेकिन उनको जो पढ़ा जाता है वही अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, 3-3 के क्रम में पढ़ा जाता है उनको, 3-3 के क्रम में उनको लिखा जाता है। जैसे ये लिखा है, इसको अब 3-3 हम क्रम में लिखेंगे। यही अंतर्राष्ट्रीय संख्या कहलाएंगी। उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक भी सेम है 10,000। लेकिन यहाँ के बाद वो 10,000 के बाद लाख नहीं 100,000 हो जाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय है 100,000, और लेकिन राष्ट्रीय में लाख हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में अंतर क्या है, उसमें 100,000 हो जाएगा, इसमें 10 लाख 1 लाख रहेगा, इसमें लाख रहेगा। तो यहाँ 10,000 के बजाय यहाँ 100,000 हो जाएगा। तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होती है देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या किसे कहते हैं, और हम लोग यहाँ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या। तो राष्ट्रीय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं उसी को कहते हैं राष्ट्रीय संख्याएं। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या भी दाएं से बाएं की ओर, लेकिन उनको पढ़ा अलग जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्या
अंतर्राष्ट्रीय संख्या। अंतर्राष्ट्रीय संख्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। तो कौन सी संख्या? वह संख्या, वह संख्या दाएं से बाएं और लिखा जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या कहते हैं, लेकिन उनको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या भी उसी की तरह जैसे राष्ट्रीय संख्या लिखी जाती है, लिखी तो उसी की तरह, लेकिन उनको पढ़ा अलग जाता है। तो 1 2 3 ऐसे 9 4 6 5 3 2 इसको पढ़ा कैसे जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद लाख, 10 लाख, 100 लाख। तो 1,46,946,532 ये अंतर्राष्ट्रीय है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तालिका देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तालिका देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या बस वही होता है, बस यहाँ उनको पढ़ा अलग जाता है, ऐसे 3-3 के क्रम में पढ़ा जाता है। यहाँ तक देखने क्या होता है, यहाँ लाख आ जाए तो 143 लाख हो जाएगा, यहाँ 946,000 हो जाएगा और 532। ऐसे ही उनको अंतर्राष्ट्रीय संख्या को पढ़ा जाता है। आरोही क्रम, अब हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ेंगे। आरोही क्रम क्या होती है और अवरोही क्रम क्या होती है, तो देखते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता, पहले छोटा रहेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अवरोही क्रम में बढ़ते हैं। अगर हमारी जो हाइट कहेगी बढ़ते हैं, हम लोग किस क्रम में बढ़ते हैं? अवरोही क्रम में बढ़ते हैं। पहले छोटे रहेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर उससे बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे, तो हम लोग किस में बढ़ते हैं? अवरोही क्रम में बढ़ते हैं। तो बढ़ता क्रम मतलब संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना, अर्थात सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उस सबसे बड़ी संख्या को लिखना ही अवरोही क्रम कहलाता है।
तो मतलब हम लोग जो बढ़ते हैं ना वही अवरोही क्रम है। पहले हम सबसे छोट रहते हैं, इतना बड़ा, इतना बड़ा होते हैं, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। तो हम लोग किस किस क्रम में बढ़ते हैं? अवरोही क्रम में। पहले सबसे छोटे रहते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो अवरोही क्रम भी वही होता है। पहले पहले सबसे छोटी संख्या रहेगी, फिर उससे बड़ी रहेगी, फिर उससे बड़ी। तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना ही आरोही क्रम कहलाता है। इतना है, देखिए पहले 1 है, 3 है, 5 है, मान लीजिए इतना ऐसी संख्या आपको दे दिए 0 8 7 3 4 2 1, इतने का कहें आरोही क्रम लिख लिए। तो पहले सबसे छोटी संख्या, पहले सबसे छोटी संख्या 1, फिर उससे छोटी संख्या फिर 1, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है? 7 है, फिर 8 है। संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही अवरोही क्रम कहलाता है। सबसे छोटी, छोटी, फिर ये, फिर ये। तो समझ में आया अवरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। तो अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो संख्याओं को घटते क्रम में रखना, अर्थात संख्याओं को पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखना ही अवरोही क्रम कहलाता है। मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना अवरोही क्रम कहलाता है। बड़े से छोटे की तरफ आना अवरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम में देखिए लिखा है 12 है, फिर 12 से छोट क्या? 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है। और ये देखिए 2 है, फिर 2 है, फिर इससे छोटा 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 9 है, 4 है, 0 है, 1 है। और वही करना पहले 8 8, फिर यहाँ ये 12 है, 9 है, इतना है, इतना है, इतने का इतना है। ये जो है ये 22 है, इसका है इतना, इसका इतना। ये मत समझिए ये अलग अलग है, ये अलग अलग तो गलत हो जाएगा। ये साथ में है, ये तीनों, ये इसको साथ में लिया। पहले 2210 है, फिर 1940 है, फिर 1880 है। ये है आपका तीनों अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में क्या है? 2210 सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी क्या है? 1940, फिर इससे छोटी क्या है? 1880। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम लोग सन्निकटन मान पढ़ेंगे। सन्निकटन मान, स्थानीय मान, जातीय मान, उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। सन्निकटन मान से एक क्वेश्चन जरूर नवोदय विद्यालय में आता है, हर साल पूछा जाता है सन्निकटन मान से। और स्थानीय मान भी पूछेगा, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होता है। सन्निकटन मान पूछेगा 10 अंक, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, इस तरह पूछेगा। तो कल हम लोग स्थानीय मान और सन्निकटन मान, जातीय मान और जो आगे रहेगा सब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।